गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे इस प्रकार से प्रारंभिक मानव ने गुफाओं के अंतर्गत चित्रकारी की और इसके विषय में बहुत सारे प्रश्न हमारे उठे थे, जिन प्रश्नों के जवाब देना संभवतः इतना आसान नहीं है। आगे हमने ये भी बात की थी क्या उस समय के जो शिकारी संग्राहक समाज थे, क्या वो शिकारी संग्राहक समाज जो आज वर्तमान में शिकारी संग्राहक समाज हमें अफ्रीकी क्षेत्रों में मिलते हैं, क्या उन्हीं के क्रियाकलापों को देखते हुए हम अतीत को जान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये प्रयास करते हैं कि वर्तमान से हम अतीत को जोड़ने का प्रयास इस प्रकार से कर रहे हैं कि वर्तमान में जो शिकारी संग्राहक समाज हैं, हम उनके क्रियाकलापों को देखते हुए जो हमारा प्रारंभिक मानव था उसके क्रियाकलापों को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। शिकारी संग्राहक समाज जो शिकार भी करते हैं और भोजन का संग्रह भी करते हैं, उन्हें शिकारी संग्राहक समाज कहा गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे वर्तमान से अतीत की ओर। देखिए, किसी भी चीज़ को हम यहाँ पर जो हमारा अतीत के विषय में जो हम बात कर रहे हैं, उस अतीत के विषय में हमें कोई ज़्यादा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम अतीत को संयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे निरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्तमान हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो विभिन्न प्रकार के शिकारी संग्राहक समाज हैं, उनके क्रियाकलापों को हम अतीत के मानव से जोड़ने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो वर्तमान में शिकारी संग्राहक समाज हैं अफ्रीकी क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, उनके क्रियाकलापों को जोड़ना और न जोड़ना ये अलग अलग विद्वानों के अंतर्गत अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारधाराएं दी गई हैं। तो यहाँ पर दो विचारधाराएं प्रमुख रूप से हैं जो एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत है। तो वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के क्रियाकलापों को अतीत से कितना जोड़ करके और हम देख सकते हैं, इस विषय में हम यहाँ इन विचारधाराओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो विचारधाराएं हैं जो एक दूसरे की विपरीत है। पहली विचारधारा के जो विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि जो वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज हैं, उनसे जो प्राप्त तथ्य हैं तथा जो आंकड़े हैं, उन्हें हम सीधे तौर पर अतीत के पुरातात्विक अवशेषों से जोड़ करके उसकी व्याख्या करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि वर्तमान में जो शिकारी संग्राहक समाज हैं और वो जो क्रियाकलाप करते हैं, संभव है कि मानव उसी प्रकार के क्रियाकलाप प्रारंभिक तौर पर करता होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे विद्वानों का एक जो वर्ग जो है, वो यहाँ पर वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों से जो भी हमको विशेष तथ्य, जो भी आंकड़े प्राप्त हुए, उन्हें सीधे तौर पर अतीत से जोड़ने का प्रयास करता है और अतीत की व्याख्या करने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो प्रथम विचारधारा है, प्रथम विचारधारा के जो विद्वान हैं, उनका यही मानना है कि हम वर्तमान जो शिकारी संग्राहक समाज है, उनको उनके क्रियाकलापों को, उनसे प्राप्त तथ्यों को, उनके आंकड़ों को सीधे तौर पर हम प्राचीन मानव से जोड़ सकते हैं। और इसके अंतर्गत इन्होंने दो उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान में अफ्रीका के क्षेत्र में हादजा एवं कुंगसेन नामक ये दो शिकारी संग्राहक समाज जो निवास करते हैं। कुंगसेन जो है वो वर्तमान में अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत निवास करता है, और हादजा जो जनसमूह है वह शिकारी संग्राहक समाज तंजानिया के अंतर्गत निवास स्थान उसने अपना बना रखा है। यहाँ पर इन दोनों शिकारी संग्राहक समाजों के क्रियाकलापों को देखते हुए विद्वानों का एक वर्ग ये कहता है कि इनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, संभव है कि प्रारंभिक मानव उसी प्रकार के क्रियाकलाप करता होगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पर इनके क्रियाकलापों को प्रारंभिक मानव के क्रियाकलापों से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो दूसरी विचारधारा के विद्वान है, वो इनके ठीक विपरीत ये मत देते हैं कि वर्तमान जो शिकारी संग्राहक समाज हैं, उनके क्रियाकलापों को हम पूर्ण रूप से या सटीक तौर पर प्रारंभिक मानव के क्रियाकलापों से नहीं जोड़ सकते। इसके लिए इन विद्वानों ने अनेक उदाहरण दिए हैं, अपने तथ्यों के प्रमाण दिए हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि वर्तमान और प्रारंभिक जो उस समय की परिस्थितियां थी, उनमें काफी अंतर है। वर्तमान परिस्थितियां अलग है और उस समय की परिस्थितियां अलग थी। और वर्तमान के अंतर्गत जो शिकारी संग्राहक समाज हैं, वो शिकार और संग्रहण के अलावा और भी अन्य आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे पड़ोसी जो कृषक हैं, उनके यहाँ वो खेतों में कार्य भी करते हैं,
इसके अलावा जंगलों से प्राप्त जो उत्पाद है उन्हें वितरण करने का या विनिमय करने का भी कार्य आर्थिक क्रियाकलाप वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्तमान के शिकारी संग्राहक समाज हैं वो केवल शिकार और संग्रहण पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि अन्य आर्थिक गतिविधियां भी वो करते हैं। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं, जो दूसरी विचारधारा के विद्वान हैं उनका यह भी मानना है कि वर्तमान के जो शिकारी संग्राहक समाज हैं उनमें आपस में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। आपस में भिन्नता ऐसे कि अधिकांश जो शिकारी संग्राहक जो समाज हैं उनमें स्त्रियां अधिकांशतः घरेलू कार्य करती है। भोजन इकट्ठा करने का या भोजन जो उपलब्धता का कार्य स्त्रियों को दिया गया है या स्त्रियां ही करती हैं। इसके साथ साथ पुरुष शिकार करने का कार्य करते हैं और औजार बनाने का कार्य पुरुष करते हैं, जबकि कुछ समाजों में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही भोजन की उपलब्धता में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके साथ साथ दोनों ही औजारों का निर्माण भी करते हैं। तो इस प्रकार से आज के जो शिकारी संग्राहक समाज हैं उनमें भी आपस में इतनी एकरूपता नहीं पाई जाती है और इनमें काफी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए इन शिकारी संग्राहक समाजों की क्रियाकलापों को सीधे तौर पर प्रारंभिक मानव के क्रियाकलापों से जोड़ना ठीक नहीं है। इस दूसरी विचारधारा के विद्वानों का यह मानना है। तो देखिए यहाँ पर जो भी हो, तथ्य जो भी हो, लेकिन हम सटीक तौर पर प्रारंभिक मानव के क्रियाकलापों को यहाँ पर वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के क्रियाकलापों से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के कोई प्रमाण नहीं है कि वर्तमान जो शिकारी संग्राहक समाज जो क्रियाकलाप करते हैं वही प्रारंभिक मानव भी करता होगा। क्योंकि दूसरी विचारधारा के विद्वान हैं उनका यह मानना भी उचित है कि वर्तमान परिस्थितियों में और उस समय की परिस्थितियों में काफी भिन्नता थी। तो जो भी है, अतीत को अभी जानना और भी बहुत कुछ बाकी रह गया है अभी अतीत में हमारे, और प्रयास यही है कि हम सटीक तौर पर इसकी जानकारी ले पाएं। अभी भी अनुसंधान खोजें चल रही है, संभव है कि भविष्य में हमें कुछ नए तथ्य देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिए, आज हमने जो बात की कि वर्तमान से अतीत को हम जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते, आपको मैंने पहले ही कहा था कि इतिहास जो है वो विवादों का विषय है और यहाँ पर संभावनाएं अधिक है और प्रामाणिकता कम है। अब हम एक बार जो हमने इस चैप्टर में बात की थी कि किस प्रकार से प्रारंभिक मानव के हमको जो अवशेष हैं या जो जीवाश्म है वो मिले हैं और किस प्रकार से मानव का वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण को एक बार हम यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। देखिए, 360 लाख वर्ष पूर्व हमने बात की थी कि स्तनपायी जीवों के साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें प्राइमेट श्रेणी नाम दिया गया था। तो 360 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी बनी और उसके बाद में 240 लाख वर्ष पूर्व मानव के अंतर्गत उस जीवाश्मों में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, तो यहाँ पर विद्वानों ने इसे होमिनोइड श्रेणी नाम दिया था। उसके पश्चात 56 लाख वर्ष पूर्व की जो हमने बात की, तो इस समय के मानवीय जीवाश्मों में और अधिक अंतर दिखाई देता है, इसलिए विद्वानों ने इसे होमिनिड श्रेणी में रखा था और यह एक तरह से आधुनिक जो मानव है उसका प्रारंभ माना जाता है। होमिनिड श्रेणी के पश्चात हमने होमिनिड श्रेणी को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया था, जिनमें से दो मुख्य श्रेणियां थी, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरी होमो। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में कुछ मूल अंतर पाए गए थे और आगे चल करके होमो को भी अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस और होमो सेपियंस। तो जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव का जो विकास हुआ वो होमो सेपियंस से ही हुआ और धीरे धीरे उसमें और अधिक परिवर्तन आते हुए वो एक प्राज्ञ और चिंतनशील मानव बन गया जो आज का मानव है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न श्रेणियों को पढ़ते हुए देखा कि किस प्रकार से आधुनिक मानव का विकास हुआ है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो अगले हमारे लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।